को केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपया मिला है। यहां सड़क हो, रेल हो, बिजली हो, दूसरे ऐसे अनेक विकास के काम हो, हमने छत्तीसगढ़ के लिए, आपके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी। और ये बात मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं, यहां के उप मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक सभा में कही थी। और उप मुख्यमंत्री जी ने सच बोला तो ये पार्टी के नीचे से ऊपर तूफान खड़ा हो गया, उनको फांसी पे लटकाने के खेल खेलने लग गए। सार्वजनिक जीवन में हकीकतों को छिपाया नहीं जा सकता। अगर कांग्रेस के ही नेता, कांग्रेस सरकार के उप मुख्यमंत्री भरी जनसभा में कहते हैं कि दिल्ली कभी अन्याय नहीं करता है, तो फिर हरेक को खुशी होनी चाहिए। लेकिन पूरी कांग्रेस में तूफान मच गया। और भाइयों बहनों, भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, हम कभी ये नहीं कहते हम उपकार करते हैं, छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमने मंजूर किए, पैसे भेजे। कांग्रेस सरकार की वजह से या तो वो रुके हुए हैं या फिर बहुत देरी से चल रहे हैं। हर प्रोजेक्ट में रोक टोक करने वाली कांग्रेस सरकार अगर यहां दोबारा आई तो छत्तीसगढ़ का भला होगा। जरा जोर से बताइए, छत्तीसगढ़ का भला होगा, आपका भला होगा, यहां के युवकों का भला होगा, यहां की माताओं बहनों का भला होगा। नमस्कार दोस्तों, आज की जनता की अदालत में ज्वलंत मुद्दा है, एक चमार मंदिर में जल अभिषेक करने के लिए पहुंच रहा है। यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो कहां का है, कौन है, क्या नाम है, इसकी पुष्टि अब तक टीवी न्यूज चैनल और जनता की अदालत नहीं कर रहा। परंतु क्योंकि यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, इसलिए इसकी तह तक जाना अनिवार्य है। क्योंकि यह वीडियो समाज को जात जात में बांट रहा है, ऊंच नीच का भेद कर रहा है और भगवान को भी अपवित्र कर रहा है, भगवान को भी अपमानित कर रहा है। इसलिए इसे जनता की अदालत में रखा जाना अनिवार्य है। वैसे बात करेंगे इस वीडियो में समारोह की औकात क्या है। वाह, बहुत अच्छी बात विप्र ने कहा है। यह वीडियो कहां का है, किसने कहा है, क्या नाम है, मगर मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, मुझे जानकारी नहीं है। परंतु जिस इस वीडियो में बड़ी बेबाक के साथ चमार की औकात और उसे कहता है तुम चमार ही हो तो चमार ही रहो, बिल्कुल सही। मैं पूछना चाह रहा हूं इस चमार से जो मंदिर गया था, जल अभिषेक करने गया था, तो मैं पूछना चाह रहा हूं ये मंदिर तुम्हारे बाप ने बनवाया था? ये चमार देवता जो भगवान के यहां मंदिर में पूजा अर्चना करने गए हो, तो क्या ये मंदिर में तुम्हारे बाप ने पूजा किया था या तुम्हारे बाप ने मंदिर बनवाया था? तो आपका प्रश्न होगा कि नहीं बनवाया। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं, इस चमार से पूछना चाहता हूं, क्या ये जिनको पूजने जा रहे हो, क्या तुम्हारे पूर्वज हैं, तुम्हारे बाबा हैं, परबाबा हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं? तो आपके आगे कोई प्रश्न का उत्तर है? नहीं। तीसरा प्रश्न पूछने चाहता हूं, क्या ये
विप्र महोदय आपको पूजने के लिए बुलाया है। आपके पास प्रश्न होगा, का उत्तर होगा नहीं। तो क्या आपके इन जल अभिषेक करने से आपके सारे पाप दूर हो जाएंगे? और क्रिया कर्म करने से, जल अभिषेक करने से आपके दुख दलिद्र दूर हो जाएंगे? मैं पूछना चाहता हूं इन चमार महोदय से। तो ये भी प्रश्न का उत्तर होगा, पता नहीं। जब आपको ये नहीं पता जल अभिषेक करने से मेरे पाप को दूर होंगे या नहीं होंगे, आपको ये भी नहीं पता कि बिना विप्र के बलाए से मैं जा रहा हूं, तो विप्र महोदय मेरा कैसा स्वागत करेंगे, ये भी आपको नहीं पता। और दूसरी बात, आप जिस मंदिर में प्रवेश कर रहे हो वो मंदिर आपके बाप ने नहीं बनवाया, इसलिए किसी के घर में जाओगे तो आपका क्या सम्मान करें? तीसरी प्रश्न सबसे बड़ी बात है, जिनकी आप पूजा अर्चना करने जा रहे हो, ना तो आपके रिश्तेदार है, ना नातेदार है, और ना तो आपके पूर्वज हैं, तो फिर वहां क्या मंदिर में झक मारने गए? तुम्हारे साथ पछवाड़े पर जोर से लात मार देना चाहिए, क्योंकि आप वहां पर जा करके भगवान के मंदिर में प्रवेश करके अपनी चमड़ाई दिखा करके आप भगवान को अपवित्र करना चाहते हो। ऐसे चमारों को, ऐसे शूद्रों को इतना लतियाना चाहिए, इतना जुतियाना चाहिए कि एक भविष्य में मंदिर की तरफ सर उठाकर नहीं दे। विप्र महोदय, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको सत सत नमन करता हूं। आपने इनको मारा नहीं, इनके गले में हंडी नहीं बांधी, इनके पिछवाड़े झाड़ू नहीं बांध दिया, ये तो तुम्हें बांध देना चाहिए था, मगर आपने बड़ा रहन किया। इसके लिए विप्र महोदय मैं आपको सत सत नमन करता हूं। और मैं कहना चाह रहा हूं, इस तरीके के शूद्र, चमार या फिर शूद्र समाज में जन्मे हुए, आपकी वर्ण व्यवस्था के अनुसार अगर कोई भी शूद्र मंदिर में चला जाए तो उसके पछवाड़े पर इतनी जोर से लात मारिए कि भविष्य में कोई भी शूद्र मंदिर की तरफ न हो। ये शूद्रों, मैं बताना चाह रहा हूं, ये जात किसने बनाई? आपने बनाई, आपके पिता ने बनाई, आपके बाबा ने बनाई, आपके परबाबा ने बनाई, आपके गीता ने बनाई, आपके किताबों ने बनाई, आपका संविधान ने बनाया? नहीं। 4 वर्ण हिंदू धर्म के व्यवस्था के अनुसार आपको चौथे वर्ण में रखा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जब आप शूद्र हैं, जिस चीज को छू लेंगे अशुद्ध हो जाएगी, तो भाई बताइए मंदिर में जाकर के क्या झक मार रहे थे? क्या विप्र महोदय अपनी भगवान को, अपने देवता को तुमको छूने से, तुम्हारा जल अभिषेक करने से क्या भगवान को अपवित्र कर देते? और अगर आपका जल अभिषेक कर भी देते तो गौमूत्र से उन्हें पवित्र करना पड़ता, गंगा जल से पवित्र करना पड़ता। इसलिए विप्र महोदय ने कहा कि अपनी औकात में रहो, तुम चमार के ही चमार रहोगे। बिल्कुल सही। मैं कहना चाह रहा हूं, ए विप्र महोदय, ये चमार भाइयों, ये शूद्र भाइयों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके पूर्वज, छत्रपति साहू जी महाराज आपके अगुआ, रमाबाई अंबेडकर आपके पूर्वज, लोहिया जी आपके पूर्वज, ललाई सिंह यादव आपके पूर्वज, स्वामी नेकर पैरिया साहब आपके पूर्वज, संत कबीर जी आपके पूर्वज, संत रविदास जी आपके पूर्वज। और इतना ही नहीं, आपके पूर्वजों ने क्या कहा, इनके पूर्वजों ने जो इनसे कहा वो बिल्कुल सही कहा। इनके पूर्वजों ने कहा था कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र कितना ही विद्वान हो जाए, कितना शास्त्रों का ज्ञाता हो जाए, कितना ही वो पढ़ लिख करके महान बन जाए, मगर वो शूद्र का शूद्र रहेगा, जन्म का शूद्र ही रहेगा, और वो कभी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं बन सकता, क्योंकि उनके ये किताबों में लिखा हो।
तुम्हारे किताब में लिखा है जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे पहले आपके लिए पानी के लिए संघर्ष किया, फिर काला मंदिर में जाके संघर्ष किया, सोचा कि मंदिर में जाने से हमारा उद्धार हो सकता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काला मंदिर में जाने के लिए लड़ाई लड़ी, और लड़ाई ही नहीं, लंबा संघर्ष किया। बताया जा रहा है आपको पानी से लेकर के मंदिर तक जाने के लिए ना जाने कितने हमारे बाबा साहेब अंबेडकर ने संघर्ष किया। जब देखा कि मंदिर में हमारे पूर्वजों को जाने से इतनी मनाही है, मंदिर में जाते जाते इनके गले की हंडी पाछे का झाड़ू नहीं छूट पाया, तब बाबा साहेब अंबेडकर को ध्यान आया कि हमारा उद्धार मंदिर में जाने से नहीं, हमारा उद्धार शिक्षा के मंदिर में जाने से, हमारा उद्धार स्कूल में पढ़ने से होगा। और उन्होंने अपने समाज के लोगों से कहा कि तुम्हारा उद्धार स्कूल, संसद और लोकसभा में होगा, विधानसभाओं में होगा, क्योंकि तुम अपना कानून खुद बनाओगे। और उन्होंने संविधान को लिखा और संविधान में आपको अधिकार। आपके पूर्वजों ने पाखंड से दूर रहने के लिए आपको हिदायत दी, कहा कि जो जन्म मृत्यु भय दिखा करके ये अपनी तिजोरी भर रहे हैं, ये कोई और नहीं, ये पाखंडी। अगर इनके पास कुछ होता, अगर ये पत्थर के भगवान कुछ देते इनको, तो सबसे पहले इन्हें ही करोड़पति बना देते और इन्हें ही सब कुछ दे देते। एक कहावत है, अंधन को काया दे कोढ़िन को काया, अंधन को आंख दे कोढ़िन को काया। अगर ये अंधों को आंख दे देते, कोढ़ियों को काया दे देते, तो अस्पताल, बड़े बड़े डॉक्टर खत्म हो जाते और केवल जाकर के इनके तथाकथित पाखंड में जकड़े जाल में फंसे। अगर इनके पाखंड ही काम करता तो आज शूद्र समाज का व्यक्ति चांद पर नहीं पहुंच पाता, उसका मस्तिष्क चांद पर नहीं पहुंच सकता था, उसका रिमोट चांद पर नहीं पहुंच सकता था। यह किसकी देन है? ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये शूद्रों, ये चमारों तथा कथित पाखंड की जाल में फंस करके उनके यहां जा करके, उनके यहां चरणामृत लेकर के अपने आप को धन्य साबित होते हो। इसलिए मैं तुम्हें सत सत प्रणाम करता हूं कि आपके पछवाड़े पर जोर से लात मारते और मंदिर में प्रवेश तो प्रवेश है, मंदिर की तरफ तुमको देखने तक नहीं दे। जरा ये वीडियो को सुनिए, फिर मैं बात करता हूं। वो भगवान ने अरे तुम तो यो जल चढ़ा दो यार, मगजमारी दूर करो। कही है मैं उन्हें तो फिर कोई अपने काम कर ले। हाँ तो कर लो नहीं भाई, तुम ये नेता और बाहर का आकर ज्यादा यहाँ तीरमदास बन रहे हैं। हम चढ़ाएंगे तो तुम्हारा का लाज शर्म आएगी नहीं? तुम्हारा मंदिर है कहीं? अरे वो सूचना मतलब पीछे है तो है जो कहीं है, जो भगवान तो दूर से ही खुश है बनी। अरे तो वो पंडित बन जाओगा, भगवान बन जाओगा। चढ़ाना है जो पंडित से तीरमदासी कर रहा है तुम, चढ़ाना और शर्म नहीं आया तुम्हारा? मैं वहां की बोलता हूँ कहीं वो ऊपर चढ़ गो तो ये समझ लीजिए। तो क्यों जाओ, क्यों माँ चुदवा रहे वो कह रहा हूँ, तुम कहना पालन करो। तो बाबा जी जल चढ़ा दो। देखो मामा जी, मैं कहीं कह रहा हूँ, गाली देखो मैं बात करो, मैं ये बोल रहा हूँ ये जल चढ़ा दो, हम जा रहा तो यही कह रहा हूँ मैं, कहीं नहीं कह रहा हूँ। वही पंडित क्यों कि नहीं तो मैं अभी पंडित जी से यही बोले कि नहीं, मैंने मामा जी यही बोले उनसे, यही बोले मैंने, कहीं गलत तो नहीं बोले तुम? पंडित बन जाओगा तुम? मामा जी मैंने यही बोले इनसे। आपने इस वीडियो को देख लिया, सुन लिया, क्या विप्र महोदय ने कहा है। अब मैं पूछना चाहता हूं शूद्र समाज के लोगों से, चमारों से, क्या ये चमार भाइयों इनके मंदिर में जाओगे? अरे भाई, तुम्हारा मंदिर बना है, शिक्षा का मंदिर है, लोकसभा विधानसभा है, आपके पूर्वज हैं, ललाई सिंह यादव हैं, पैरिया साहब हैं, संत रविदास हैं, कबीरदास हैं। इन्होंने क्या कहा था? पत्थर पूजे हर मले तो मैं पूज पहाड़। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते तो मैं पहाड़ को पूजता।
कबीर ने कब कह दिया था? संत रविदास ने भी चोट लगाया था। संत रविदास ने कहा था कि पत्थर में कुछ नहीं, हृदय व्यापी राम। पत्थर में कुछ नहीं, हृदय व्यापी राम। जहां तलाशो तहां है घट घट व्यापी। भगवान घट घट व्यापी है, किसी के बस में नहीं है। और उन्होंने जात पर प्रहार किया था। जात जाति में जात है, जस केलन के पात। और रविदास न मानुष जुड़ सके, जब तक जाति न जात। आप हिंदुओं की बात करते हो, एकता की बात करते हो, समता की बात करते हो। और किसी सज्जन ने साफ ही कहा था कि आपके घर में दूध, दही, घी में और पैसे में छूत नहीं है, बाकी आपकी बेटी में भी छूत नहीं है। मगर आप छूने से अपवित्र हो जाएंगे, मट्ठा खाने से अपवित्र हो जाएंगे। चावल दे दो, अपवित्र नहीं होंगे। आटा दे दो, अपवित्र नहीं होंगे। मगर आपने बना के खिला दिया तो आप पवित्र हो जाएंगे। बिल्कुल सही, इनकी किताबों में लिखा है। तो भाई अपना काम कर रहे हैं। और तुम्हारे किताब में इन महापुरुषों ने पैरिये साहब से लेकर के, संत रविदास से लेकर के ललाई सिंह यादव ने लिखा। इनकी किताबों में पढ़ने के बाद तुम्हारे भेजे में नहीं आए और पहुंच गए लात खाने, जूता खाने। तो ठीक है विप्र महोदय, मैं सत सत प्रणाम करता हूं, आपको सम्मानित करता हूं। ऐसे शूद्र ही आपकी भगवान को पवित्र करते हैं। ऐसे ही शूद्र जाकर के आपके यहां पहुंचते हैं। ऐसे शूद्रों को जुतियाइए, लतियाइए, मारिए। और यहां तक कि शूद्र कोई भी उधर देख न सके, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। आपके भगवान पवित्र रहे, इसके लिए मैं आपको सत सत प्रणाम करता हूं। ए शूद्रों, जाग जाओ, अपने ग्रंथों, अपनी किताबों को पढ़ो, अन्यथा आने वाला वक्त बड़ा भयंकर है। आप इसी ढोंग में फंसे रहोगे, आप पाखंड में फंसे रहोगे, तो फिर गले में हंडी पाछे झाड़ो, वो दिन दूर नहीं। दोस्तों, बस आज की जनता की अदालत में बस दोस्तों, किसी को मेरा वीडियो बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा, क्योंकि जो भी मुझे कहना था मैंने कहा। क्योंकि चमार की उत्पत्ति, चमार को पैदा करने वाला हिंदू धर्म का शास्त्र है, पैदा करने वाला ब्राह्मण है। जिस दिन तुम अपनी चमराई छोड़ दोगे, जिस दिन तुम अपनी धोबियाई छोड़ दोगे, जिस दिन अपनी अहराई छोड़ दोगे, जिस दिन अपना शूद्रापन छोड़ दोगे, उस दिन तुम खुद ब्राह्मण हो जाओगे। इसीलिए हमारा सनातन धर्म कहता था, इसीलिए हमारा सनातन धर्म साफ साफ कहता है, इन पाखंडों से दूर रहो। उन्होंने साफ कहा है, जन्मते शूद्राण कर्मते ब्राह्मण। अगर आपने शूद्र समाज में जन्म लिया है और अगर आप कर्म आपके अच्छे हैं तो आप ब्राह्मण हो सकते हैं। यह मेरा सनातन धर्म कहता है। और इसलिए आप सनातन धर्म को मानिए, आप सनातन धर्म को जानिए, अपने महापूर्वजों की बात को सुनिए, हिंदू के पाखंडों में ना फंसे। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कहते हैं वो कहीं ना कहीं सच कहते हैं। स्टालिन ने जो भी कहा बिल्कुल सच कहा है। अन्य जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा है। पाखंड से दूर रहो और अपने बताए हुए पूर्वजों के रास्ते पर चलो, अंधविश्वास से दूर हो। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। नमस्कार, आज की जनता की अदालत में ले चलेंगे। आज का ज्वलंत मुद्दा है, क्या भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण, दलित और गाय तीनों सुरक्षित नहीं? ये कैसे कह रहे हैं? इसके तमाम जीते जागते उदाहरण। ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण सुरक्षित है, ना तो दलित सुरक्षित है, और ना ही पत्रकार सुरक्षित है, और ना ही गाय सुरक्षित है। आप कैसे कह रहे हैं? मैं आपको उदाहरण देकर के बताना चाहता हूं, आपको आईना दिखाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। जिस सरकार के मंत्री हो, जिस सरकार के विधायक हो, जिस सरकार डबल इंजन की सरकार कही जाती हो, वही सरकार में
ना तो गाय सुरक्षित, ना ब्राह्मण सुरक्षित, ना दलित सुरक्षित, और ना ही महिला सुरक्षित, और ना ही पत्रकार सुरक्षित। आइए मैं पहला उदाहरण देना चाह रहा हूं कि आप कहेंगे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सुरक्षित क्यों नहीं है, कहां नहीं है, हमसे पूछें। मैं आज जनता की अदालत में तमाम तरीके के लिखे गए कमेंट के बाद मैं आपको सुनाना चाहता हूं किस तरीके से पत्रकार सुरक्षित नहीं। जनपद सीतापुर से 50 किलोमीटर दूर तहसील सिधौली, सिधौली से 10 किलोमीटर दूर ब्लॉक कसमंडा, कसमंडा के ग्राम सरवा जलालपुर में ठाकुर साहब प्रधान हैं। वहां पर ठाकुर साहब की प्रधानी चमकती है। तिल का ताड़ बनाना, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज को ठेंगा दिखाना, उनकी आज भी तूती चलती है। क्या मजाल है ठाकुर साहब की सरकार हो और ठाकुर साहब के खिलाफ कोई एक शब्द बोल दे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां की जनता कहती है और वहां का पीड़ित ब्राह्मण पत्रकार कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। जरा सुनिए, एक रामू शुक्ला जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकार है, उस पत्रकार ने जब सरवा जलालपुर में फर्जी मनरेगा में लगाई जा रही हाजिरियों के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहा तो उस पत्रकार को तथा कथित ठाकुर प्रधान ने उसे बंदी बना लिया और इतना ही नहीं, उसे धमकी दी गई। और जब पत्रकार ने, मान्यता प्राप्त पत्रकार है, सुनिए योगी बाबा, सुनिए, मान्यता प्राप्त पत्रकार है, आपकी सरकार में किस तरीके से योगी बाबा पत्रकारों का उत्पीड़न होता है, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए, मैं नहीं कह रहा हूं। आप मंच से कहते थे कि अगर किसी भी पत्रकार का शोषण हुआ तो समझो कि लोकतंत्र खत्म हो गया। अब मैं पूछना चाहता हूं, आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपके पास बुलडोजर है और आप अपराधियों को धूल चटा देते हैं और आप बड़े बड़े विदेशों तक डंका बजवाते हैं। डबल इंजन की सरकार की जय जयकारी होती है, मगर आपकी सरकार की जय जयकारी आपके 50 किलोमीटर दूर तहसील सिधौली के ब्लॉक कसमंडा के ग्राम पंचायत सरवा जलालपुर में किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ। और जब पत्रकार ने कवरेज किया तो पत्रकार को धमकी मिली, उसे बंदी बनाया गया। और जब पत्रकार का मुकदमा लिखा गया तो तथा कथित ठाकुर साहब ने दलित महिलाओं को खड़ा करके झूठा आरोप लगा करके बेचारे के खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा, ये कहां का न्याय संगत है? और कार्रवाई के नाम पर लालीपाप दिया जा रहा। पत्रकार बेचारा इंसाफ नहीं मिला, बल्कि पत्रकार के खिलाफ एक और झूठा मुकदमा दर्ज करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गला। ये पहला नहीं मामला। आपके केंद्रीय गृह मंत्री कौशल किशोर का क्षेत्र है, आपके विधायक मनीष रावत का क्षेत्र है, आपके विधायक और आपके ही विधायक निर्मल वर्मा का कुछ अंश है जहां पर इस तरीके की घटना घटी। दूसरी घटना जनपद सीतापुर के थाना तालगांव अंतर्गत, जहां पर गायों को, जिसे आप माता कहते हैं, आपकी सरकार को और आपको शर्म आए ना आए, मगर मेरा हृदय पसीज गया, मेरा हृदय में दर्द हुई और मैंने उसे आपकी आंखें खोलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की आंख का चश्मा हटाने के लिए कि आपकी सरकार में गायें भूख से तड़प तड़प कर मर रही हैं, लोगों द्वारा किस तरीके से गायों को पीटा जा रहा है, उन्हें गाय चिल्ला रही हैं, योगी बाबा मुझे बचा लो, मगर आपकी सरकार सुनती नहीं।
जब इसका वीडियो एक पत्रकार कवरेज करता है तो उस पत्रकार को जान से मार देने की धमकी दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम साथ चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं। जरा सुनिए, ये गांवगंज के विद्यालय में बंद की पिटाई का वीडियो बनाने के बाद पत्रकार ने उस वीडियो को जनता की अदालत में दिया और ये बहुजन संगठन दैनिक समाचार पत्र का तहसील विश्वा संवाददाता है। जब ये समाचार कवरेज करने गया और लाठियों का पीटते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, अब तक टीवी न्यूज चैनल में चला, इसके बाद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, उस पत्रकार को तथा कथित लोगों द्वारा जान से मार देने की धमकी। आप जरा पूछोगे कि धमकी क्यों दी जा रही है, इसका भी प्रश्न है और इसका जवाब अब ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है और ना ही थाना अध्यक्ष के पास। जब इस संदर्भ में गायों का पीट रहे थे, जब उसका वीडियो आया तो वहां के प्रधान मिराज से बात की गई, थाना अध्यक्ष से बात की गई और सीओ लहरपुर से बात की गई, कहा कि जांच कर कार्रवाई की जाए। मैं पूछना चाह रहा हूं योगी बाबा, आपकी सरकार में ढाक के 3 पास साबित हुए, ना तो गाय सुरक्षित हो पाई, न पीटने वालों पर कोई कार्रवाई हो पाई और ना ही पत्रकार को धमकी देने वालों पर कोई कार्रवाई। जब पत्रकार तहरीर देने थाने गया, जिसे तथाकथित लोगों द्वारा जाति सूचक गाली दी जा रही थी, उसे चमार कहा जा रहा था, उसे जान से मार देने की धमकी दी जा रही थी, उसका गाड़ाबंदी किया जा रहा था, बार बार न्याय की गुहार लगा रहा है, मगर आपकी सरकार में मुकदमा नहीं लिखा जा रहा। आपकी सरकार पीठ ठोकती है कि मैंने दलितों के मुकदमा लिखा, अपराधियों को जेल भेजा। जरा आप गांव का नाम सुन लीजिए। यह बताया जा रहा है जनपद सीतापुर के थाना तालगांव के अंतर्गत कोतवाली, तालगांव कोतवाली के अंतर्गत भनवापुर के प्राथमिक विद्यालय में दबंगों ने, भनवापुर प्राथमिक विद्यालय है, थाना तालगांव में है, वहां पर गौवंश को पीटा जा। यह मामला 24 सितंबर का है। आज आपको बता दें 24 और आज आपका 28 हो गया, 4 दिन हो गए। 4 दिन में आपकी सरकार, आपकी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इतना ही नहीं, हां, जान से मार देने की धमकी जरूर मिली। ये कार्रवाई जब पीड़ित ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया तो पुलिस क्या कहती है कि भैया इस मुकदमे को आप अनुसूचित जात का जो आपने गाली देने की बात कही है, ये आप तहरीर से हटा दीजिए, मैं मुकदमा लिख लूं। मैं पूछना चाह रहा हूं थाना अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं वहां के पुलिस प्रशासन से, जिस व्यक्ति को जात सूचक गाली दी गई हो और उसे हटा दें, तो आप क्या कहें? आप कह दें कि मुझे फूलों की वर्षा की जा रही थी, मैं कह दूं, या वो पीड़ित पत्रकार कह दे कि मुझे रसगुल्ले दिए जा रहे थे, ये लिख दूं? आपकी सरकार में मुझे बैकुंठ पहुंचाया जा रहा था, मुझे अमृत से वर्षा की जा रही थी, क्या कहलवाना चाह रहे? मगर थाना की पुलिस किस तरीके से पत्रकार से तहरीर बदलने के लिए दबाव दी। मुकदमा नहीं लिखा गया। मैं जानता हूं इस खबर के चलने के बाद इस पत्रकार के खिलाफ भी योगी सरकार की षड्यंत्र के तहत उस पर मुकदमा फर्जी दर्ज किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, दबी जुबान से लोगों द्वारा कहा जा रहा है, क्योंकि वहां के भी सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और वहां का विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। मैं किसी बात की इसलिए नहीं कहना चाह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में राम राज्य है, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ है। जरा देखिए, जरा सुनिए, पीड़ित पत्रकार ने जो समाचार को कवरेज किया था, जिसको गायों को धू धू कर पीटा जा रहा है, उसका वीडियो जरा गौर से ये देखें।
वीडियो देख लिया। आपने क्या इस वीडियो में पीट रहे गौवंशों को, क्या ये आपकी सरकार में न्यायप्रिय है? क्या इस तरीके से गायों को विद्यालय में बंद करके मारा जाए तो क्या सही है? मैं पूछना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से, मैं पूछना चाह रहा हूं वहां के मंत्रियों से, मैं पूछना चाह रहा हूं वहां के सांसदों से, मैं पूछना चाह रहा हूं वहां के विधानसभा अध्यक्ष से, मैं पूछना चाह रहा हूं मुख्यमंत्री जी से, मैं पूछना चाह रहा हूं देश के चौकीदार से, मैं पूछना चाह रहा हूं जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों से, आखिर में मैं पूछना चाह रहा हूं सीओ साहब से और पूछना चाह रहा हूं थाना अध्यक्ष से, क्या इस तरीके की ये गायों को पीटने वालों पर कोई कार्रवाई होना चाहिए या नहीं? अगर होना चाहिए तो फिर मुकदमा आज 4 दिन बीत जाने के बाद क्यों नहीं दर्ज किया गया? आपकी सरकार तो बड़े बड़े गुणगान करती है, कहती है गायों को चारा मिल रहा है, गायों को आराम से गौशालाओं में बंद है। आप तो कह रहे हैं वाह बड़ा शर्म। इतना ही नहीं, आपकी सरकार में मैं तीसरा उदाहरण देना चाहता हूं। आपकी सरकार में गाय का एक्सीडेंट होता है, गायों से लोगों का एक्सीडेंट हो गया। यह जनपद सीतापुर के थाना कली चौराहे के पास, रामगढ़ मोड़ के पास, थाना कोतवाली मिश्रित शंगना के पास पत्रकार ने फोन करता है, पुलिस पहुंचती नहीं, और जब एसपी से बात की जाती है तो एसपी कहता है ग्राम पंचायत अधिकारी से बात। ग्राम पंचायत अधिकारी से बात की जाती है, 24 घंटे के बाद वो गाय को उठाया जाता है। जब पत्रकार 50 बार ट्वीट करता है और 50 बार फोन करता है एसपी के कहने के बाद, तब गायों को वहां से हटाया जाता है। यह है आपकी सरकार का सच। और आपकी सरकार में कितना पत्रकार सुरक्षित है, उस पत्रकार को भी ग्राम प्रधान और सचिव ने जान से मार देने की धमकी दी। यह है सच कहने की आपकी सरकार में फल मिल रहा है। और इतना नहीं, एक ही नहीं, हमने कहा हो कि आपकी सरकार में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूं ब्राह्मण रामू शुक्ला ब्राह्मण पत्रकार है, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा गया और ठाकुर साहब ने लिखाया ये कहां सुरक्षित है, उसको बंधक बनाया गया, उल्टा उस पर मुकदमा लिखा गया और झूठा मुकदमा। कहां भाई न्याय मिला? ब्राह्मण सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित है। दूसरा घटना, आपकी सरकार में दलित सुरक्षित नहीं है। जो थाना ताल गांव में है वहां पर दलित चमार बिरादरी का है, तोमर लिखता है, और उसे जब पत्रकारिता कर रहा है तो वो पहली बात पत्रकार सुरक्षित नहीं, दूसरी बात अनुसूचित जात का है, वो भी सुरक्षित नहीं है। जब गौवंशों को पीट रहे थे उसका वीडियो बनाया, तब आपकी सरकार ने आनन फानन में मुकदमा नहीं लिखती है और यह कह दिया जाता है कि वो गौवंशों को गौशाला ले जाए। वाह, आपकी सरकार को मुबारक हो, आपको मुबारक हो, आपको धन्यवाद हो। आपने वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से गौवंशों को बड़े प्यार से लाठियों से पीट पीट करके, गिरा गिरा करके, पेड़ों में बांध करके, लाठी के हुर्रों से मार करके गौशाला लिया जा रहा। वाह, आपकी रामराज है, आपकी रामराज की सरकार में सबको इंसाफ मिला। मैं जानता हूं मेरे खिलाफ भी बुलडोजर चलाया जा सकता, मगर मैं बुलडोजर से नहीं डरता हूं। मैं तो यह कहता हूं कि भाई गाय को तो बख्श दो। ब्राह्मण सुरक्षित नहीं, दलित सुरक्षित नहीं, और
यहां तक कि बताना चाहूंगा गाय भी सुरक्षित नहीं है। तीनों शब्द क्लियर हो गए। गाय ना तो संधना क्षेत्र में सुरक्षित है और ना तो मानपुर क्षेत्र में सुरक्षित है। अभी बिस्वा में भी जनता की अदालत ने दिखाया था कि 7-7 गायें गौशाला में मर रही हैं, जिस संदर्भ में वीडियो पंचायत से बात की गई, तब जाकर के केवल गायों को दफना दिया गया, मगर खाने के नाम पर लालीपाप। तो गाय कहां से सुरक्षित है योगी बाबा, बताओ। अब आ रहा है कि आपकी सरकार में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं। कैसे, जरा सुनिए। थाना कमलापुर अंतर्गत एक दलित की विवाद में मृत्यु हो जाती है। ममता तिवारी जात की ब्राह्मण महिला है, जो पत्रकार है, न्यूज कवरेज करने जाती है, आंदोलन होता है, खबर को चलती है और पुलिस उस महिला पत्रकार के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करते हैं और लिखते हैं कि सरकार के कार्य में बाधा पहुंचा। मैं पूछना चाह रहा हूं एसपी महोदय, मैं पूछना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से, अरे भाई पत्रकार घर में न्यूज कवरेज करे, घटना स्थल पर ना जाए और वो क्या पीड़ित से ना मिले, पुलिस से ना मिले तो कहां मिलने जाए? पत्रकार का काम क्या है? वैसे ऐसे बात करें तो आपकी पुलिस भी बड़ी निराली है और योगी बाबा भी बड़े निराले हैं। आपकी सरकार में एक आदेश पारित होता है कि कोई फेक खबर चलाएगा उसका जवाब देना पड़ेगा, और क्योंकि इससे सरकार की छवि खराब होती है, तो बिल्कुल आपके आदेश को मैंने पढ़ा हूं, मगर मैं पूछूंगा कौन सा आदेश को उल्लंघन करने पर कितनी सजा है पत्रकार को, और मैं ये भी पूछूंगा क्या क्या कह दे पत्रकार जिसको सजा नहीं है। अगर वो ये दिखा दे कि आपकी सरकार में गाय भूख से मर रही है और वास्तविक खबर दिखाए तो पत्रकार के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। पत्रकार ये दिखा दे कि आपके यहां मनरेगा के नाम पर लूट मची है, मजदूर 12 हैं और कम से कम 79 लेबर काम कर रहे हैं कागज पे, तो उस पत्रकार पर झूठे मुकदमे लिखे जाएंगे। पत्रकार ये दिखा दे कि आपकी सरकार में गाय धो धोकर पीटी जा रही है और उस पत्रकार के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा दे, यही है ना। और आपकी सरकार में इस बात का मुकदमा लिख देंगे क्योंकि अगर पत्रकार ये कह दे कि भाई आपका मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया, आपके घर में हत्या हो गई, शंका है, आप मारपीट हुआ है, मौत हो गई, तो मुकदमा लिखा जाना चाहिए। अगर झूठा है थाना रिपोर्ट लगनी चाहिए, अगर बहुत झूठा है 182 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, मगर हमारा सुप्रीम कोर्ट से लेकर संविधान तक इजाजत देता है कि मुकदमा लिखा जाना चाहिए पीड़ित का, मगर योगी बाबा की सरकार में मुकदमा नहीं लिखा जाता है। और अगर कोई पत्रकार न्यूज कवरेज करने पहुंच जाए तो पुलिस उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उसे भी जेल भेजने की धमकी दी जाती है और उसका मुकदमा दर्ज कर। इतना ही नहीं, गाय भी मरती है, बेचारा कुछ कह नहीं सकता। वाह योगी बाबा, यह वाह भारतीय जनता पार्टी की, हमें राम राज्य की तरफ न ले चलो, हमें कृपया हमारी जो भी संवैधानिक सरकार है, जो भी भारतीय सरकार है, मैं चाहता हूं कि हमें हमारी सरकार संविधान के अनुसार चला दो, राम राज्य के अनुसार नहीं। क्योंकि राम राज्य में तो ये था कि बताते हैं लोग, मैं नहीं जानता हूं क्योंकि मैं उस समय जन्म नहीं लिया था, उस समय लोग बताते हैं शेर, भेड़ और बकरी एक जगह पानी पीते थे और यहां तक भेड़ ही बकरी को खाए जा रहे हैं। यहां तो सच कहने पर मुकदमा लिखे जा रहे हैं, सच कहने पर उनको मारने की धमकी दी जा रही। जरा ये सुनिए वीडियो पीड़ित पत्रकार ने क्या कहा। आपका रमाकांत, कहाँ के निवासी हैं आप? धनवापुर। क्या मामला है? मामला का मैं हिंदी दैनिक समाचार पत्र बहुजन संगठन से विश्वास संवाददाता हूँ। मैंने 24 तारीख को गौवंशों के संबंधित खबर छापा था। कहाँ की खबर थी? भानवापुर प्राथमिक विद्यालय में कुछ दबंगों द्वारा उनके पर लाठियाँ बरसाई जा रही जी। इसकी हमने खबर प्रकाशित किया पेपर में और सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया था। उसी से कुछ गांव के दबंगों द्वारा
बराबर 24 तारीख से धमकी मिल रही है और जासूचक गालियाँ भी दी जा रही हैं। क्या गाली दी जा रही है? गालियाँ कि इसका ताले का बहुत मोटाएगा खा करके और इसको तोड़ देना है और जासूचक काफ़ी गालियाँ दी जा रही हैं। इस संबंध में आपने प्रार्थना पत्र कहीं दिया? जी, हमने प्रार्थना पत्र भी थाना कोतवाली गाँव में दिया है जी। और इंस्पेक्टर साहब ने कहा है कि जासूचक गालियाँ जो हैं, जासूचक शब्द है तहरीर में लिखा है, उसको हटा दीजिए, हम मुकदमा लिख देंगे। इस पर बहुत बड़ा दबाव डाल रहे हैं। ये किसने कहा है? ये वीरेंद्र सिंह तोमर SHO साहब ये कहे हैं कि आप जो जांच सूचक गालियों की जो शब्द लिखे हैं इनको हटा दीजिए। जी, उसको जो जासूचक शब्द लिखा है उसको हटा दीजिए और हम मुकदमा लिख देंगे। बाकी अगर जासूचक शब्द लिखेंगे तो उसको आपको साक्ष्य देना पड़ेगा, उसकी रिकॉर्डिंग सुनाए। और रिकॉर्डिंग की बात रह गई कि रिकॉर्डिंग जो बता रहे हैं कि मोबाइल की रिकॉर्डिंग हमको चाहिए, कोई साक्ष्य चाहिए। मोबाइल पे धमकी नहीं दी जा रही, लेकिन आमने सामने मिल के इधर उधर से बराबर आए दिन धमकी जान से मरवा देने की दे रहे हैं। कौन दे रहा है? विपक्षी लोग हैं जो। कौन कौन, कुछ नाम है आपके पास? जी, भी है, कौशल है, नाम है, कौशल है, विष्णु है और शिवनाथ है। ये लोग काफ़ी लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं। तो तोमर साहब से कहा नहीं कि आपके माध्यम जैसे एप्लीकेशन जो दिया गया है तो क्या उनके हिसाब से देना पड़ेगा जो बताएंगे? जी, उनका कहना है कि मेरे हिसाब से तहरीर दीजिए, हम मुकदमा लिख देंगे। बाकी जो अपने हिसाब से तहरीर लिखेंगे तो आप सीओ साहब से बात कर लीजिए, उनसे आप लिखवाइए, मैं नहीं लिखने के लिए सक्षम। आपने सुना, आपने सुन लिया पीड़ित पत्रकार ने क्या कहा, पीड़ित पत्रकार ने किस तरीके से अपनी बात को कही है। जरा गौर करिए। सीएम साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मैं जिला अध्यक्ष से कहना चाह रहा हूं, सीतापुर के आप नए अध्यक्ष बने, जनपद सीतापुर में एक नया उत्साह है कि भारतीय जनता पार्टी के नए जिला अध्यक्ष बने हैं, कुछ क्रांति लाएंगे, कुछ समाज को नई दिशा देंगे, गाय माता को स्थान देंगे, गाय माता के नाम पर वोट मांगे थे। मैं कहना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से शर्म आनी चाहिए आपको वोट मांगते हुए। जब आप वोट मांग रहे थे तो कह रहे थे कि मेरी सरकार बनने के बाद गाय पर जुल्म करने वाले सलाखों के पीछे। मैं पूछना चाह रहा हूं, जो गायों को धू कर पीट रहे हैं, इन पर कौन सी धाराएं लगाई? मैं पूछना चाह रहा हूं कि गौशाला में भूख से तड़प कर मर रही हैं, इन पर कौन सी धारा के तहत कार्रवाई की? मैं पूछना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जो मनरेगा के नाम पर घोटाले कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पत्रकार जब कवरेज करने जाता है तो उस पर झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। बताओ, जहां पर 79 लेबर काम कर रहे हो वहां 12 दिखते हैं और उस पत्रकार पर झूठा मुकदमा लिखा जाता है, उसे बंधक बना ले। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं उस पर कौन सी कार्रवाई करते? इतना ही नहीं, मैं उस ऑडियो को भी सुनाऊंगा, उस वीडियो को भी दिखाऊंगा जिसमें पत्रकार को बंधक बनाया गया है। हम वो भी बताएंगे, हम पूरी आपको घटनाक्रम सुनाएंगे। देखते रहिए, बने रहिए कमेंट बॉक्स में। और मैं देखना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, अगर नैतिकता है, अगर स्वाभिमान मर नहीं गया है, स्वाभिमान जिंदा है, तो मैं कहना चाह रहा हूं जनता की अदालत के माध्यम से, जनता कमेंट कर रही, बार बार लिख रही है, तो आंखें खोलो और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करो। पत्रकारों को सुरक्षा दो, हो रहे जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई करो, जिससे आपकी रामराज की कल्पना, आपकी रामराज की साकार दिखने लगी। अन्यथा लोकसभा के चुनाव में यही गायें, यही पत्रकार, ब्राह्मण पत्रकार, दलित पत्रकार, दलित और गायें आपसे चुन चुन कर बदला लेंगी, क्योंकि आपकी सरकार में ना तो दलित सुरक्षित है, ना ब्राह्मण सुरक्षित है और ना तो नारी सुरक्षित है। क्योंकि अगर नारी सुरक्षित होती तो ममता तिवारी पर फर्जी मुकदमा नहीं लिखा गया होता, और अगर पत्रकार सुरक्षित होता तो पत्रकार के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया होता। अगर पत्रकार सुरक्षित होता तो पत्रकार को धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती। अगर गाय सुरक्षित होती तो गाय को पीटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती।
परंतु आपकी सरकार में कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता, आपसे प्रार्थना करना चाहता। हमारा वीडियो थोड़ा आपको कड़वा जरूर लगा, मैं जानता हूं आप नाराज हुए होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो बहुत कटु शब्द में कहते हैं। मैं इसलिए कहता हूं, जब आपकी मंच से मैं सुनता था मेरी सरकार बनने के बाद स्लॉटर हाउस बंद होंगे, गायों को बंद करने वाला, गायों पर जुल्म करने वाला सलाखों के पीछे होंगे, मुझे बड़ा गर्व से सीना चौड़ा होता था कि मेरा सनातन धर्म जीवित होगा, गाय सुरक्षित होगी और हम सभी लोग सुख संपन्न। जब आप मंचों से कहते थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि लोकतंत्र पूर्ववर्ती सरकारों में जब पत्रकार पर जुल्म होता था तो आप बोलते थे किसी भी पत्रकार को यदि धमकी मिल गई तो समझ लो कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, जुल्म का राज हो गया है। और आज की सरकार में पत्रकारों को धमकी तो मिल ही रही है, साथ में इन पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और इनको बंधक बनाया जा रहा है। फिर भी क्यों शर्म नहीं आती? क्या अभी भी लोकतंत्र है? और अगर लोकतंत्र है तो आपको मुबारक हो। आने वाले लोकसभा चुनाव में गिन कर मोदी साहब, योगी बाबा, यही गाय, यही पत्रकार, यही महिलाएं, यही नारी, यही दलित आपको चुन चुन कर जवाब देंगे। बस आज की जनता की अदालत में बस इतना देखना अब है, क्या भारतीय जनता पार्टी का स्वाभिमान जागेगा या नहीं। देखना अब है, क्या भारतीय जनता पार्टी में यह जुर्रत है कि भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई होगी या नहीं। देखना अब है, क्या इस तरीके का उत्पीड़न करने वालों पर कार्रवाई होगी या नहीं। बस आज जनता की अदालत में बस इतना। दोस्तों, मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कड़वा कह रहा हूं और क्योंकि निंदक मेरे राखिए आंगन कुटी समान। मैं निंदा नहीं करता हूं, मैं आपका पुरजोर हूं, क्योंकि गाय मेरी सनातन धर्म की पूजनी है, गाय मेरी माता है। मैं खुद स्वयं सनातन धर्म का पोषक हूं, मैं सनातन धर्म को मानता हूं, जिससे मेरा सनातन धर्म जीवित रहे। अन्यथा आपकी सरकार, मेरी गाय, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ दोनों खत्म हो जाएंगे और फिर आपके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। बस जनता की अदालत में बस इतना। जय हिंद, जय। हेलो 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 सर जी। हाँ, अरे सर जी कह रहे हैं हम जो जांच सूचक है, जो जांच सूचक दे रहे हैं तो उत्तर तो लिखना पड़ेगा, करिए हम देख लेना। समझ नहीं पा रहे बात तुम्हारी। तो रिकॉर्डिंग भेजो हमको, क्या तुझे कहा है? जी आपने सर जी बताए हैं कि जांच सूचक हटा दीजिए रबा का, तो बाकी हम मुकदमा अभी लिख देंगे। रिकॉर्डिंग भेजिए, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्डिंग जो गाड़ी दे रहे हैं फोन पे, रिकॉर्डिंग भेजो। तो सर जी फोन पे कहाँ दे रहे हैं रिकॉर्डिंग? फोन पे दे कहाँ रहे हैं? तो फिर कहाँ पे दे रहे हैं तुमको? तुम्हें बता रहे वो रोज फोन करते हैं। सर फोन नहीं, फोन पे नहीं धमकी दिए। समझ गए, समझ गए जाके। ठीक साहब, ठीक है, ठीक है। तो एप्लीकेशन ना दें? हाँ, एप्लीकेशन दे दें? आपने बता तो दिया है कि जो भाई अब आप गाय को पीट रहे हैं तो मुकदमा लिख देंगे हम। अगर आवारा जानवरों को अगर वो गलत तरीके से पीट रहे हैं, गौशाला भेज पहले तो मैं लिखे दे रहा हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। नहीं सर जी, क्या नाम है, गाय पीटने वाले में हर जगह मुकदमा लिख दें, क्षेत्र का क्षेत्र नहीं है जी। ठीक है, ज्यादा दिक्कत सही तो चले जाओ। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद, विनोद बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ बताइए। अरे सर, ये कह रहे ताल गांव क्षेत्र वाला जो गौ वाला मामला आपसे बताए थे क्या? हाँ हाँ हाँ। तो कह रहे उसमें वो लड़का जो जिसने वायरल किया था, वीडियो बनाई थी, उसको धमकी उमकी मिल रही थी। हाँ, तो उसने जो है थाने पर तहरीर दिया, लेकिन एसओ साहब जो है वो लिखने से मना कर रहे हैं। इसके बारे में बता दें। हाँ हाँ, तो मैं चाह रहा हूँ तहरीर दिया हैं? गाँव में
इसने जो ये वीडियो बनाया था, जो गौशाले में जो गौओं को पीटा जा रहा था बंद करके, हाँ 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 तो उसका जो है जब खुलासा हुआ, वायरल हुआ, तो उसको धमकियां मिलने लगी, उसके जाति से जो उसका अपमान किया जाने लगा। चलिए उनको अब नहीं, फिर उनको हमारे कार्यालय में कल भेज दीजिए सुबह, हम जी। देख लेते हैं क्या बात है। ठीक, चलिए मैं चलिए ठीक है, मैं भेज देता हूँ। हाँ, भेजिए। हाँ, कार्रवाई कराते हैं। अगर बात है, अगर सही बात है तो मुकदमा लिखा जाएगा, क्या दिक्कत है? अरे ठीक? सर उसका वीडियो ही है ना सर। हाँ हाँ ठीक है हाँ, सर, ठीक है। ठीक हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम ले चलेंगे बिहार प्रांत के मंत्रियों के बीच। देखिए किस तरीके से दे दनादन चल रहा है। आखिर ये कौन कर रहा है, किस तरीके से मारपीट हो रहा, इसके पीछे राज क्या है। बताया जा रहा है कि मोतिहारी में वर्चस्व को लेकर आरजेडी नेताओं के दो गुटों में भी जम करके मारपीट हो गया। लालू परिवार के नजदीकी काफी कहे जाने वाले विनोद श्रीवास्तव और जिला अध्यक्ष विधायक मनोज यादव के बीच वर्चस्व को लेकर के मारपीट होने लगी। बातों ही बातों में विधायक मंच से कूद पड़े और कार्यकर्ता की धुनाई करने लगे। इसके बाद देखिए किस तरीके से भगदड़ मच गई। अब प्रश्न ये उठता है कि लालू यादव की पार्टी में, राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी में, आखिर में जब विधायक अनुशासनहीनता का कार्य कर रहे हैं तो बताइए पार्टी कैसे अनुशासन में रहेगी। अब बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि विधायक मंच से कूदकर एक कार्यकर्ता की पिटाई करना क्या न्याय संगत है या नहीं। राष्ट्रीय लोक दल की इस बैठक के बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। विपक्ष लगातार कमेंट कर रहा है, लालू का नहीं चल सका आलू, लालू का नहीं हो सका कोई भी काम, क्योंकि नहीं चला जादू, उनके ही विधायक नहीं हैं अनुशासित। इस तरीके की तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, हमारे पीछे आपको दिख रही है, यही है लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल की बैठक। राष्ट्रीय जनता दल में विधायक बोल रहे थे, वर्चस्व को लेकर के बातचीत हुई, विधायक मंच से कूद रहे हैं, जरा देखिए, और फिर कार्यकर्ता से जा भिड़ी। इस तरीके की अनुशासनहीनता करना क्या न्याय संगत है? अगर नहीं तो ऐसे विधायकों पर भी कार्रवाई किया जाना न्याय संगत। नमस्कार, आज की जनता की अदालत में ले चलेंगे जिस देश की चौकीदार आगमन पर उस राज्य में किस तरीके का अधर्म होता है, और ये भी कह सकते हैं महाकाल की धरती पर कितना अधर्म हो रहा है, कितना मानवता शर्मसार हो रहा है। इसे देख करके आपका हृदय कांप जाए। आप कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार शांति सुरक्षा लोगों के सम्मान में कोई कमी नहीं ले रही। आप कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वाह भाई बेटी बचाओ, वाह भाई बेटी बढ़ाओ, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी में कितना साकार होता होगा, आप जरा अंदाजा। एक तेजी से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में एक लड़की बताई जा रही, कहीं पर जो सोशल मीडिया पर लिखा गया है, कहीं 12 साल बताया जा रहा है तो कहीं 15 साल बताया जा रहा है। लड़की नग्न है, कपड़े उतारे गए हैं, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। लड़की न्याय के लिए चीख रही है, लड़की कपड़ों के लिए चीख रही है, मगर देश की चौकीदार की आगमन पे पूरा प्रशासन बताया जा रहा है सतर्क है, और लड़की एक नहीं कई किलोमीटर तक दौड़ रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उज्जैन की नगरी कह रही है, ये मध्य प्रदेश की सरजमी कह रही है, ये मध्य प्रदेश की धरती चीख चीख कर कह रही है कि देश की चौकीदार में ना तो लड़कियां सुरक्षित हैं और ना ही देश का कोई भी सुरक्षित।
कैसी कानून व्यवस्था? जिस देश के चौकीदार आ रहा हो, कई किलोमीटर तक लड़की नग्न घूम रही हो, स्तन ढकने के लिए, अपने इज्जत को ढकने के लिए कपड़े मांग रही हो, उसे नहीं मिल पा रहा है। छी छी छी, वाह भारतीय जनता पार्टी की राम राज्य। ऐसे ही राम राज्य था क्या? इसी तरीके का राम राज्य होता है क्या? भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य इसी तरीके का लाएंगे कि जब देश का 56 इंच का चौड़ा सीना जिस प्रदेश में आ रहा हो, उस प्रदेश में लड़कियों को नंगे नाम किया जाए, उनके साथ बलात्कार किया जाए, उसकी दुष्कर्म किया जाए, उसकी इज्जत लूटी जाए, और पूरा प्रशासन बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के देश के चौकीदार के आगमन और उनके स्वागत के लिए चप्पे चप्पे पर नजर गड़ाए। लड़की 1 किलोमीटर नहीं, कई किलोमीटर तक जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां की मीडिया कह रही। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तथा अन्य विपक्षी दल जम करके प्रहार कर रहे हैं और कह रहे हैं, ये देश के भाइयों, ये देश की माताओं, ये देश की बहनों, देख रहे हो देश की चौकीदार का जो नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जरा देखो इसी तरीके से हमारी बहन बेटियां बच रही, इसी तरीके से हमारी बहन बेटियां पढ़ रही होंगी, क्योंकि दरिंदे उसकी असमत लूटते हैं, नग्न करके उसके साथ पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो लथपथ खून से अपने स्तन और अपने शरीर को ढकने के लिए न्याय की गुहार लगाती है, कपड़े मांगती है, दुहाई देती है। धर्म की नगरी में अधर्म होता है, लोगों की आंख पर पट्टी बन जाती है। ये है मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार। अब आपका हृदय शायद गदगद हो गया होगा, मैं नहीं जानता, मगर मेरा इस तस्वीर को देखने के बाद, आप मेरी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे होंगे, इस तस्वीर को देखने के बाद मेरा हृदय कांप गया, मेरे आंख से आंसू आने लगे हैं कि वह देश के चौकीदार, वह रामराज की सरकारें, वह डबल इंजन की सरकार जो दुहाई दे रही है कि आपको न्याय मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, मैं पूछना चाहता हूं देश के चौकीदार से, क्या आप इसी तरीके से चौकीदारी करते हैं? जिस राज्य में जाते हैं वहां पर दरिंदे उस राज्य की लड़कियों को नंगे नाम करते हैं, उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं, क्या यही चौकीदारी है? अगर ऐसी चौकीदार हैं, कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि देश के चौकीदार, देश के पीएम साहब अब कृपया चौकीदारी करना बंद कर दो, क्योंकि जब आपकी चौकीदारी नहीं थी तो शायद इस तरीके से दरिंदे किसी 12 साल या 15 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं करते होंगे। शायद वो 1 किलोमीटर नहीं, कई किलोमीटर तक अपने स्तन को ढकने के लिए, उस दरिंदे से बचने के लिए न्याय की भीख मांगते हो। अगर नैतिकता है तो इस लड़की को इंसाफ दिला दीजिए, अन्यथा आप देश की चौकीदार नहीं बल्कि कुछ और कहने लायक। बस आज इतना ही। नमस्कार, आज की जनता की अदालत में ले चलेंगे जिस देश की चौकीदार आगमन पर उस राज्य में किस तरीके का अधर्म होता है, और ये भी कह सकते हैं महाकाल की धरती पर कितना अधर्म हो रहा है, कितना मानवता शर्मसार हो रहा है। इसे देख करके आपका हृदय कांप जाए। आप कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार शांति, सुरक्षा, लोगों के सम्मान में कोई कमी नहीं ले रही। आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वाह भाई बेटी बचाओ, वाह भाई बेटी बढ़ाओ, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा
भारतीय जनता पार्टी में कितना साकार होता होगा, आप जरा अंदाजा। एक तेजी से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा। इस वीडियो में एक लड़की बताई जा रही, कहीं पर जो सोशल मीडिया पर लिखा गया है, कहीं 12 साल बताया जा रहा है तो कहीं 15 साल बताया जा रहा है। लड़की नग्न है, कपड़े उतारे गए हैं, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। लड़की न्याय के लिए चीख रही है, लड़की कपड़ों के लिए चीख रही है, मगर देश के चौकीदार की आगमन पे पूरा प्रशासन बताया जा रहा है सतर्क है, और लड़की एक नहीं कई किलोमीटर तक दौड़ रही। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उज्जैन की नगरी कह रही है, ये मध्य प्रदेश की सरजमी कह रही है, ये मध्य प्रदेश की धरती चीख चीख कर कह रही है कि देश की चौकीदार में ना तो लड़कियां सुरक्षित हैं और ना ही देश का कोई भी सुरक्षित। कैसी कानून व्यवस्था जब देश के चौकीदार आ रहा हो, कई किलोमीटर तक लड़की नग्न घूम रही हो, स्तन ढकने के लिए, अपने इज्जत को ढकने के लिए कपड़े मांग रही हो, उसे नहीं मिल पा रहा है। छी छी छी, वाह भारतीय जनता पार्टी की राम राज्य। ऐसे ही राम राज्य था क्या? इसी तरीके का राम राज्य होता है क्या? भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य इसी तरीके का लाएंगे कि जब देश का 56 इंच का चौड़ा सीना जिस प्रदेश में आ रहा हो, उस प्रदेश में लड़कियों को नंगे नांग किया जाए, उनके साथ बलात्कार किया जाए, उसकी दुष्कर्म किया जाए, उसकी इज्जत लूटी जाए, और पूरा प्रशासन बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के देश के चौकीदार के आगमन और उनके स्वागत के लिए चप्पे चप्पे पर नजर गड़ाए। लड़की 1 किलोमीटर नहीं कई किलोमीटर तक जाती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां की मीडिया कह रही। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तथा अन्य विपक्षी दल जम करके प्रहार कर रहे हैं और कह रहे हैं, ये देश के भाइयों, ये देश की माताओं, ये देश की बहनों, देख रहे हो देश की चौकीदार का जो नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जरा देखो इसी तरीके से हमारी बहन बेटियां बच रही, इसी तरीके से हमारी बहन बेटियां पढ़ रही होंगी, क्योंकि दरिंदे उसकी असमत लूटते हैं, नग्न करके उसके साथ पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो लथपथ खून से अपने स्तन और अपने शरीर को ढकने के लिए न्याय की गुहार लगाती है, कपड़े मांगती है, दुहाई देती है। धर्म की नगरी में अधर्म होता है, लोगों की आंख पर पट्टी बन जाती है। यह है मध्य प्रदेश की डबल इंजन की शाखा। अब आपका हृदय शायद गदगद हो गया होगा, मैं नहीं जानता, मगर मेरा इस तस्वीर को देखने के बाद, आप मेरी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे होंगे, इस तस्वीर को देखने के बाद मेरा हृदय कांप गया, मेरे आंख से आंसू आने लगे हैं। वह देश के चौकीदार, वह रामराज की सरकारें, वह डबल इंजन की सरकार जो दुहाई दे रही है कि आपको न्याय मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कुछ भारतीय जनता पार्टी से, मैं पूछना चाहता हूं देश के चौकीदार से, क्या आप इसी तरीके से चौकीदारी करते हैं? जिस राज्य में जाते हैं वहां पर दरिंदे उस राज्य की लड़कियों को नंगे नांग करते हैं, उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं, क्या यही चौकीदारी है? अगर ऐसी चौकीदार हैं, कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि देश के चौकीदार, देश के पीएम साहब अब कृपया चौकीदारी करना बंद कर दो, क्योंकि जब आपकी चौकीदारी नहीं थी तो शायद इस तरीके से दरिंदे किसी 12 साल या 15 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं करते होंगे। शायद वो 1 किलोमीटर नहीं कई किलोमीटर तक
अपने स्तन को ढकने के लिए, उस दरिंदे से बचने के लिए न्याय की भीख मांगते हो? शायद अगर नैतिकता है तो इस लड़की को इंसाफ दिला दीजिए, अन्यथा आप देश की चौकीदार नहीं बल्कि कुछ और कहने लायक। बस आज इतना ही। नमस्कार दोस्तों, आज की जनता की अदालत में ज्वलंत मुद्दा है देश के चौकीदार क्या क्या बेच रहे हैं। ये मैं नहीं, एक बड़ी सी लिस्ट जारी होती है और उस लिस्ट में देश के चौकीदार पर तमाम तरीके के प्रश्न चिन्ह ले खड़े हैं। वो सांसद बार बार सदन में सभापति को संबोधित करते हुए, अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कह रहा है देश का क्या क्या सत्यानाश कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या क्या बेच रही है, जरा सुनिए। अरे वाह, 56 इंच के सीने को कहने वाले देश के प्रधानमंत्री देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए, देश का तरक्की करने के लिए, देश के विकास के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, परंतु होता क्या है? विकास तो नहीं हुआ। परंतु देश का क्या क्या बिका है, इस वीडियो को गंभीरता से देखिए। जोर शोर से भारत के महान प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, अब मैं ये पूछना चाहता हूं, भूटान को 10,000 करोड़, मंगोलिया को 70,000 करोड़, बांग्लादेश को 15,000 करोड़, मॉरिशस को 5,000 करोड़, नेपाल और अफ्रीका के देशों को 39 अरब करोड़, सरदार स्टैच्यू को 3,000 करोड़, उद्योगपतियों का ऋण माफ करने के लिए 5,55,000 करोड़, मोदी की विदेश यात्राओं पर 25,000 करोड़ और बीजेपी का मुख्यालय का 350 करोड़, मोदी और बीजेपी के विज्ञान पे 5,000 करोड़, मोदी की सुरक्षा में 24 घंटे में 1 करोड़ रुपए दिन का खर्च कर रहे हैं और साल में 591 करोड़ 30 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं। और पिछले 5 सालों में कुंभ के मेले में 15,000 करोड़ और यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप को नमस्ते करने के लिए 100 करोड़। तो ये यशस्वी प्रधानमंत्री है क्या? इस किस्म के प्रधानमंत्री को यशस्वी कहेंगे? आपने जो है भारत को उच्चतम बेरोजगारी के दर पे पहुंचा दिया है। आज विश्व में भारत जो है भूखमरी में बांग्लादेश से भी नीचे है, आज पाकिस्तान से भी नीचे है। जिस देश में 25% जो है रात को भूखा सोए, उस देश का प्रधानमंत्री यशस्वी है क्या? जिसने देश की आर्थिकी को बिल्कुल नीचे कर दिया, छिन भिन कर दिया, जिसने जीडीपी खत्म कर दिया, जिसने नोटबंदी में लोगों को जो है नोटबंदी के तहत जो है लोगों को मरवा दिया, जिसने नौकरियां खत्म करा दी, जिसने महंगाई चरम पे पहुंचाई, जिसने पेट्रोल 100 रुपए कर दिया, डीजल 100 रुपए कर दिया, क्या वो यशस्वी है? क्या उसको यशस्वी कहेंगे आप? यशस्वी प्रधानमंत्री है आपका, जिसने भारत के सैनिकों को शहीदों की संख्या पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है। क्या ये यशस्वी प्रधानमंत्री है? जिसने देश के अंदर चीन को घुसा दिया, क्या वो यशस्वी प्रधानमंत्री है? बजट पे बोलिए। माननीय सभापति महोदय, ये बजट में जिक्र हुआ है यशस्वी प्रधानमंत्री का और मुझे उसका जवाब देने का पूरा अधिकार है, जो मुझे कोई छीन नहीं सकता है। ये क्या यशस्वी कहेंगे इसको आप? बहुत यशस्वी है। देश का जो है आज बिल्कुल देश को आर्थिक रूप से कंगाल, राजनीतिक रूप से कश्मीर से कन्याकुमारी जो अखंड भारत है वो खंड होने जा रहा है। हिंदू मुस्लिम कर करके आपने जो है इस देश की जो है ऐसी तैसी फेर रखी है। और अब जब मैं कह रहा हूं तो आपको तकलीफ हो रही है। आप बताइए क्या तकलीफ की उसमें है? आप अब दादा अभी लाल किला आपने बेच दिया, रेलवे स्टेशन आपने बेच दिया, एयरपोर्ट आपने बेच दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री है। कोयले के खदाने आपने बेच दिया, रेलगाड़ी आपने बेच दिया, बंदरगाह आपने बेच दिया, बेकिस्मती जमीनें आपने बेच दी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। और कहते हैं कि देश बदल रहा है, देश बिक रहा है। महाराज ये कहिए देश बिक रहा है। LIC तैयार है बेचने के लिए, IDB भी तैयार है, ये जो एयर इंडिया तैयार रखा हुआ है, BSNL बेचने वाले हैं, ONGC बेचने वाले हैं। छोड़ने वाले क्या? आखिर में ये देश को भी बेच के चले जाएंगे। क्या है उनका? एक झोला है, झोला लेके चल पड़ेंगे। ये है आपका यशस्वी प्रधानमंत्री। ये यशस्वी प्रधानमंत्री है। दाढ़ी बढ़ाने से टैगोर नहीं बन जाते। टैगोर के गुण लाने के लिए दोबारा जन्म लेंगे 100 बार तब भी नहीं आएगा। हाँ, दाढ़ी बदल के और मेकअप करा के 15-15 लाख के, उससे कुछ होने वाला नहीं है आपका ना, बिल्कुल। और जो जहर आप लोगों ने जो है इतने सालों में इस देश के अंदर जो है
आपने जो इस देश में भेजा है उससे वो जो है ये बजट पे ही है। सर स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जिक्र बजट में आया है, इसलिए मुझे भी जवाब देना पड़ा है। और मैं यहाँ ये कह के इस बात को समाप्त कर देना चाहता हूँ, बर्बाद गुलिस्तान करने को तो एक उल्लू काफी था, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान का क्या होगा। आपने इस वीडियो को गंभीरता से देखा। सांसद ने किस तरीके से देश के चौकीदार और भारतीय जनता पार्टी को ललकार कर पूछ रहा है क्या अब कुछ बचा है, आप क्या क्या बेचना चाहते हो, इसकी भी लिस्ट बता दीजिए। आपने पेट्रोल से लेकर के डीजल का दाम कितना बढ़ा दिया, महंगाई चरम सीमा पर कर दिया, युवाओं को बेरोजगार कर दिया, आपने रेल बेच दिया, आपने हवाई जहाज के अड्डे बेच दिया, आपने बंदरगाह बेच दिया, आपने क्या क्या बेच दिया। खुद देश को भिखारी बना रहे हो, मगर विदेश में धनों की वर्षा कर रहे हो, कुबेर बन जा रहे हो। देश में भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है और विदेश को तिजोरी खोल दे रहे। एक नहीं करोड़ों रुपए आप दान में दे रहे हैं, करोड़ों रुपए दे करके महादानियों में नाम लिखा रहे हैं, परंतु देश का युवा, देश का बेरोजगारी, देश की महंगाई बढ़ने दिन दूनी रात चौगुने बढ़ती जा रही और देश का चौकीदार कह रहा देश तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है। वाह, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है चिल्ला करके। आपने वीडियो में सुना होगा, देखा होगा, सांसद चिल्ला करके कह रहे हैं कि देश का चौकीदार क्या क्या बेचना चाहता है, इसलिए 2024 आ गया, चुन करके ये बदला लेगा देश के चौकीदार। आखिर ये सांसद झूठ बोला, अपनी दाढ़ी बनवाने में कितने लाख रुपए खर्च करते हैं ये सांसद बता रहा है। आपके बजट में विदेश के दौरे पर कितना खर्च हो रहा है ये मैं नहीं, ये बजट में बता रहा है। ये क्या सही या क्या गलत है ये जनता की अदालत पुष्ट नहीं कर रही, परंतु ये बार ललकार करके देश के चौकीदार को चुनौती दे रहा है कि देश के चौकीदार, देश को गर्दिश न करो, देश को बेचो नहीं, देश बर्बाद न करो, अगर बढ़ा ना सको तो इसे मिटाओ मत, क्योंकि देश का चौकीदार किस तरीके से देश को कंगाल कर रहा है एक बात बता रहा। तो दोस्तों, आपका देश के चौकीदार पर गर्व करना चाहिए कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बंदरगाह, स्कूल बिक गया, अब बचा क्या है वो भी बेचने की तैयारी है। ये मेरा आरोप नहीं है, उस सांसद क्या क्या आरोप लगा रहा है, जरा उस आरोप को सुनने के बाद कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। क्या इस सांसद ने जो कहा है क्या बिल्कुल सही है या गलत? अगर गलत है तो इस तरीके का सदन में कहना क्या न्याय संगत? अगर देश के चौकीदार ऐसे बन जाए तो देश तरक्की नहीं बल्कि देश मटिया मेट हो जाए। तो दोस्तों, बस आज की जनता की अदालत में बस इतना। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कुछ लोगों का हमारा वीडियो बुरा जरूर लग रहा होगा, क्योंकि मैं कड़वा सच कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये जनता की बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसलिए ये वीडियो को जनता के बीच ले जाना अनिवार्य मैंने समझा और जनता से राय जानना चाहा क्या ये वीडियो सही है या गलत है, या देश की चौकीदार सही है या गलत है। इसलिए जनता की अदालत में ये वीडियो रखा गया है। कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर। नमस्कार। वारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वारे राम राज्य और वारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, बचाओ बचाओ चारों तरफ चीख पुकार शुरू हो गई। जनपद सीतापुर में रामू शुक्ला पत्रकार को इंसाफ मिल नहीं पाया था कि सिद्धार्थ नगर में एक पत्रकार को विधायक के गुर्गों ने विधायक के ही कार्यक्रम में मोबाइल छीन लेते हैं
और उसका मोबाइल को तोड़ने का प्रयास कर। अब चारों तरफ सुर्खियों में छाने लगा है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब घुटने टेक दिया। वाह योगी बाबा, वाह योगी बाबा, कब करोगे कार्रवाई, कब मिलेगा न्याय, कब होगी इंसाफी? क्या शर्म नहीं आती है आपकी सरकार में, आपकी राज्य में रामराज की कल्पना करने वाली योगी सरकार में पत्रकारों को सुरक्षा नहीं मिलता? क्या सड़कों पर पत्रकारों को उतरना पड़ेगा? वो दिन कहां चले गए जब पूर्ववर्ती सरकार में किसी पत्रकार का थोड़ा भी उत्पीड़न होते थे तो आप घड़ियाली आंसू बहा करके पत्रकारों की दामन को पोंछा करते थे और कहते थे, ए सीएम साहब, मैं आप ही की बात कहना चाहता हूं और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में तुम्हारी जुबानी कहना चाहता हूं। और कहते थे, अगर पत्रकार का किसी का भी कोई जान से मार देने की धमकी दे दे या पत्रकार का कहीं से कोई उत्पीड़न करे तो समझो कि लोकतंत्र समाप्त। अब मैं पूछना चाह रहा हूं जनपद सीतापुर के पत्रकारों से और पूछना चाहता हूं जिलाधिकारी से, पूछना चाहता हूं एसपी महोदय से, मैं पूछना चाहता हूं सिद्धार्थनगर के पुलिस प्रशासन से और मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, आखिर पत्रकारों का उत्पीड़न कब बंद होगा? क्या आपकी सरकार में सच कहना अपराध है? क्या आपकी सरकार में कुछ भी बोलना अपराध है? पीड़ित पत्रकार ने बताया, सिद्धार्थनगर से एक पीड़ित पत्रकार ने लिखा है कि मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजन बांसी के विधायक द्वारा किया जा रहा था। बांसी के वर्तमान विधायक नेहरू गांव में मेरा माटी मेरा देश का चौपाल का आयोजन था। चौपाल के आयोजन कर विधायक द्वारा न्यूज कवरेज करने के लिए बांसी के विधायक से जब पूछा तो विधायक का पारा आग बबूल हो गया और पत्रकार से कहा, सुनिए ये बताएंगे, और अपने गुर्गों से कहा कि इन्हें बता। क्या पत्रकार ने पूछा? कहा कि साहब, किसी ने पूछा कि साहब 8 साल बीत गए हैं, आपकी सरकार में सड़कें, नाली, खड़ंजा, बिजली इत्यादि कोई भी व्यवस्था सही नहीं है, क्या बन पाएंगी या नहीं? बस विधायक का खून खौलता है और अपने गुर्गों से कहते हैं, इन्हें समझा दो। इशारा काफी हुआ। विधायक के गुर्गों ने नौरंगी प्रसाद पर टूट पड़ते हैं और उनका मोबाइल छीन करके न्यूज कवरेज कर रहे थे उन्हें डिलीट कर देते हैं और उनका मोबाइल को जमीन पर पटक देते हैं और बताया जा रहा है कि 25% उसका मोबाइल क्षतिग्रस्त। बांसी के विधायक समर्थकों द्वारा पत्रकार के साथ बदतमीजी किया गया। इस संदर्भ में जब ये पत्रकार ने कहा कि मेरे साथ उत्पीड़न किया गया, तो जिस अखबार का पत्रकार है उसके लोगों ने ये कह दिया कि भाई चुप्पे रहो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार बदलने पर सब बनेगा। आप जरा सुन लीजिए योगी बाबा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं ऑडियो में सुनाएंगे। जब पत्रकार से जनता की अदालत ने पूछा, जब मैंने पूछा तो उन्होंने, पत्रकार ने अपने घड़ियाली आंसू में क्या कहा, हम वो भी सुनाएंगे, थोड़ा गौर कर। पहले और हम आपको बताना चाहेंगे, ये तो बांसी सिद्धार्थनगर की घटना है, इसके साथ साथ मैं आपको ले चलूंगा जनपद सीतापुर। जनपद सीतापुर में अगर बांसी में पत्रकार सच विधायक से पूछ ले तो विधायक द्वारा धमकी दी जाती है,
विधायक के गुर्गे द्वारा पत्रकार पर हमला किया जाता है, पत्रकार का मोबाइल छीन लिया जाता है, बड़ी देर बाद मोबाइल दिया जाता है, सारे के सारे मोबाइल में डिलीट कर दिए जाते हैं। यह है पत्रकार का अपमान। और ये अपमान की घटनाएं उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं 24 घंटे में 1-2 जरूर घटती है, मेरा अनुमान। क्योंकि जनपद सीतापुर में जब पत्रकार पूछता है, रामू शुक्ला पूछता है दबंग प्रधान से कि आप करीब 80 के करीब आप लेबर लगाए हैं और 12 लेबर काम कर रहे हैं, आपको क्या कहना है? तो प्रधान द्वारा मारपीट किया जाता है, अपने गुर्गों के द्वारा उन्हें बंधक बना दिया जाता है। और इतना ही नहीं, फिर उस पत्रकार के खिलाफ एक झूठा मुकदमा, और वो मान्यता प्राप्त पत्रकार है। इतना ही नहीं, और सुनिए, जनपद सीतापुर के थाना तालगांव अंतर्गत गायों को लाठियों से पीटा जा रहा है। जब पत्रकार ने उस समाचार को कवरेज किया तो पत्रकार को गांव के लोगों ने जान से मार देने की धमकी दी। इतना ही नहीं, मिश्रित क्षेत्र में एक्सीडेंट होता है, गायों मरती हैं और गायों की लाश बड़ी देर तक पड़ी रहती है। जब इस संदर्भ में एसपी से बात करते हैं, एसपी ग्राम विकास अधिकारी से बात करता है, एडीओ पंचायत से बात करता है, 24 घंटे के बाद गायें हटती हैं और फिर पत्रकार को धमकी। वाह योगी बाबा, वाह मोदी बाबा, वाह डबल इंजन की सरकार, और वाह आपके नुमाइंदे, वाह आपके विधायक, वाह आपके नेता, और वाह आपके मंत्री जो आंख पर चश्मा लगाए। ये कब चश्मा हटेगा? जब वो मंत्री पद से चले जाए। क्योंकि इन कलम के सिपाहियों का उत्पीड़न अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब पत्रकार सड़कों पर उतरने के लिए विवश होने जा रहे हैं, और सरकार अगर इन पत्रकार कलम के सिपाही उतर लिए तो निश्चित रूप से एक दिन महान क्रांति आएगी और आप इस सरकार धराशायी होगी और आपका अपमान चकनाचूर। इसलिए मैं योगी बाबा आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अहंकार को त्याग दीजिए। पत्रकार के हो रहे उत्पीड़न पर आप गंभीर हो, जो उत्पीड़न कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई कराइए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे बताना चाहता हूं। तो जरा इन पत्रकार महोदय का विधायक के कार्यक्रम में किस तरीके से उत्पीड़न हुआ, कृपया ये ऑडियो सुने। हेलो, नौरंगी प्रसाद जी बोल रहे हैं? जी जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं आईटीसी पत्रकार मीडिया हेल्पलाइन नंबर से बोल रहा हूँ। जी जी, ये मैं जानना चाह रहा हूँ क्या मामला था और कहाँ पर का मामला है, किसने आपका मोबाइल छीना? और उसमें यही था कि मतलब जैसे बच्चे वाला जो वीडियो भेजे हमें, विधायक के रैली था, मेरा माटी मेरा देश। हाँ, तो उसमें विधायक जी जब रैली खत्म हुआ सारा कवर किया गया न्यूज जी। लास्ट में विधायक जी निकल रहे थे गाड़ी से अपने जी। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि यहाँ की रोड सड़कें के बारे में आपने क्या किया? 8 साल हो गया, तो चुनाव है। हाँ। और उसको तो उसी को धमकाने लगे कि तुमको गांव में रहना है कि नहीं रहना है। अपने एक दबंग आदमी से कहे, एक पटवारी इसको देखो क्या कर रहा है, इसको अपनी भाषा में समझाओ। उसी को मैंने कवर कर लिया जी। और जब उसको कवर कर लिया तो उसे कुछ कंपनियों ने बताया, देखिए सरकार ऐसा कर लिया। उसके बाद मोबाइल वोबाइल छीन लिए और सारा डिलीट कर दिए और धक्का मुक्की भी किए। मैंने अपने प्रभारी जी से बात किया तो उन्होंने कहा कि देखिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, आप शांत रहिए। क्या कहा, दिक्कत हो जाएगी? हाँ, प्रभारी जो थे हमारे संस्थान समय के, उन्होंने कहा कि देखिए ये इनका सत्ता है, सत्ता में थोड़ा दिक्कत कर देंगे लोग तो दिक्कत हो जाएगी, वो आप शांत हो जाइए, कुछ दिन की बात है फिर देखा जाएगा। नहीं, हमने कहा कि हम विधायक जी का नाम क्या है? राजकुमार जय प्रताप सिंह, विधानसभा 82 304।
अच्छा, पांसी के हैं और इस वक्त किस पार्टी के विधायक हैं? जी, किस पार्टी से विधायक हैं? भाजपा से। भाजपा से। मेरा माटी मेरे देश कार्यक्रम में वो कार्यक्रम कर रहे थे, आपने बैठ लिया, लोगों ने पूछ लिया कि 8 साल हो गए, सड़कें क्यों नहीं बनी है, इस पर आप बबूल हो गए और आपके साथ बदतमीजी किया। तो विधायक ने बदतमीजी किया है कि गांव का जनता ने बदतमीजी की है? नहीं, गांव की जनता, उनके जो समर्थक थे, उनके कहने पर उनके समर्थकों। अच्छा, तो विधायक बिना जब्ती किए मोबाइल छीन ले। फिर मोबाइल आपको दिया नहीं दिया? नहीं, बाद में फिर बताया गया कि मतलब दे दीजिए, लोकल क्षेत्रीय हैं तो। अच्छा, पता नहीं क्या क्या सोच के मुझे मोबाइल दे दी, लेकिन मोबाइल में अच्छा 10% तक नुकसान हो गया था, उसको बनवाए तो रिपेयर किए। फिर मैंने कहा मैं बैठने वाला नहीं हूँ, मैं कहीं ना कहीं से जरूर अपना न्याय लेंगे। जी, मैं आपकी आवाज को जनता की अदालत में रख रहा हूँ और मैं प्रयास करता हूँ कि आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुँचे। और जिन लोगों ने आपको मोबाइल, किस व्यक्ति ने कोई नाम बताएंगे जिसने मोबाइल आपको जो तोड़ा है, क्या नाम है उसका? अब नाम तो क्लियर नहीं पता है, उन्हीं के मतलब विधायक के मित्रोलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कटिया चौकी के अंतर्गत आता वो गाँव न्योरी, वहीं पर चल रहा है। वहीं पे लोगों ने घेर करके तुम्हारा मोबाइल छीना। मोबाइल से जो वीडियो थे उनको क्या क्या उन्होंने सब डिलीट कर दिया। छीना धरती में दराज भी टूट गए थे और सारा मोबाइल फॉर्मेट कर दिए। किसी तरह से मोबाइल मिला, उसके बाद एक एक करके इधर उधर किए तो मतलब एक का फोटो वही छुटा था जो विधायक जी के मतलब पर्सनल मतलब विधायक जी के पक्ष में था, उसको छोड़ दिए, बाकी सब डिलीट कर दिए गए। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप परेशान न हो, आपके अधिकारों का आपका किया जाएगा। कृपया आपको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि प्रत्येक दिन शाम 7:30 बजे ये लाइव होता है, कृपया इस पर हम आपको लाइव लेने का भी प्रयास करेंगे। बात होगी चर्चा में और ये जनता की अदालत में मैं रखूंगा और मैं आशा करता हूं कि आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचे। रंगीलाल जी, इसके लिए कृपया बहुत बहुत सुनने के बाद आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मेरा चैनल कैसे लगा आप उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और कृपया अपने विचार जरूर। दोस्तों, आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि अब तक टीवी चैनल की विशेष मांग पर एक जनता की अदालत कार्यक्रम शुभ आरंभ किया गया। यह जनता की अदालत प्रत्येक दिन शाम 7:30 बजे से शुरू होती है। रात को 8 बजे तक ये लाइव कार्यक्रम चलता है 1 घंटे। कृपया आपके क्षेत्र में किसी के साथ जुल्म, ज्यादती, अन्याय, अत्याचार या कोई पीड़ित है तो कृपया लाइव पर आने का कष्ट करें, अपनी बात कहें और हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद करें। जुल्म से डरे, जुल्मी से नहीं। जुल्मी से डरने की आपकी जरूरत नहीं है। आपके संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उपयोग करें, भरपूर विरोध करें। इसी के साथ मैं आज की वाणी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पत्रकार, जय संविधान, जय लोकतंत्र। नमस्कार, आज का ज्वलंत मुद्दा है नारी के अपमान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में। अब तरह तरह के कमेंट सोशल मीडिया पर लोग पक्ष और विपक्ष लिख रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त महिला के अपमान में उतर चुकी मैदान में। जब इस संदर्भ में जब हमने बात करने का प्रयास किया तो कहा कि बाबा का बुलडोजर में तेल कम पड़ गया है, बाबा के बुलडोजर में तेल कम पड़ गया है और बाबा की सरकार में अब दरिंदे पड़ चुके हैं, खाकी वर्दी में महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। हमने भी आपको बताया था, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आप क्या कहेंगे। हमने फिर पूछा कि नारी के अपमान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में कहां है, कैसे है। तो तमाम लोगों ने जम करके भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ाई और कहा कि जरा सुनिए, और भारतीय जनता पार्टी नारी को ढकोसला समझती है,
नारी का जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है उतना कहीं नहीं हो रहा। हमने कहा भाई उत्तर प्रदेश में बताओ कहां नारी का अपमान हो रहा है, तो उन्होंने कई चीजें उदाहरण दिया। कहा मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मतलब मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की है, डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार होने के कारण वहां पर महिलाओं को नंगे नाम घुमाया गया। आप जानते ही नहीं जानते हैं? अगर यह भी नहीं सुना है तो दूसरी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के चौकीदार वहां पहुंच रहे हैं, उनके आगमन की खुशियों में पूरा मध्य प्रदेश को गुलदस्ता की तरह सजाया गया था, चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन लगाया गया, मगर एक 12 से 15 साल के बीच की एक लड़की के साथ दरिंदे ने दरिंदगी करते हैं, उसकी असमत लूटते हैं और कई किलोमीटर तक बेचारी इंसाफ के लिए दौड़ती है, शरण मांगती है, मगर गूंगा और बहरा मध्य प्रदेश उज्जैन की नगरी, वहां पर कोई उसे महिला का संरक्षण देने के लिए बाहर निकलती है। अंततः एक आश्रम से एक व्यक्ति निकलता है और उस लड़की को कपड़े देता है और उसका स्तन और का शरीर ढकने के लिए कार्य करता है। तो आप बताइए कहां भाई नारी का सम्मान हो रहा है? तो देश का चौकीदार हो, जिस राज्य में आ रहा हो, डबल इंजन की सरकार हो, तो नारी का सम्मान कहां है? ये तो नारी का अपमान है। हमने कहा उत्तर प्रदेश का बताइए, तो उन्होंने एक वीडियो दिखाया, वो वीडियो को हम आपको दिखाएंगे। उस वीडियो में दो पुलिसकर्मी महिला एक महिला का हाथ पकड़ करके दूर तक घसीटते ले जा रही, मतलब उस महिला को बड़ी दूर तक पुलिस कार्यालय तक घसीटा जा रहा है। हमने पूछा भैया ये वीडियो कहां का है? तो बताया कि ये घसीटने का वीडियो ये हरदोई का है, जहां पर दो पुलिसकर्मी एसपी कार्यालय गेट से महिला को घसीटते हुए पुलिसकर्मी खींचते हुए ले जा रहे हैं। तो भैया बताइए, योगी की सरकार में महिलाओं का अपमान नहीं तो क्या सम्मान होता? इस तरीके से महिला के दोनों हाथ पकड़ करके सड़क पर खींचना क्या सम्मान है? और अगर सम्मान है तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। हमने कहा क्यों? इस वीडियो को जब मैंने देखा तो मेरे हृदय कांप गए, और कांप ही नहीं गए, उस वीडियो की तह तक जानने के लिए प्रयास किया, मगर फोन नहीं उठ पाया। अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया, बताया कि एसपी महोदय मीटिंग में बैठे हैं और जो वहां के जो पुलिसकर्मी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
उनके जो प्यारो है उन्होंने बताया। अब जरा सुनिए, इस तरीके के महिलाओं को खींचना, महिला का अपमान करना, महिला का शोषण करना, क्या ये जायज? वहीं पर पुलिस अपना पल्लू बचाने के लिए यह कहना शुरू कर दिया कि महिला मानसिक रूप से परेशान है, बीमार है। अरे भाई, महिला बीमार है तो उसको अस्पताल ले जाओ, उसको हाथ पकड़ करके उल्टा थाने में कौन दवा होती है? ये एसपी कार्यालय में कौन दवा होती है? ये पुलिस कार्यालय में कौन दवा होती है? जरा बताओगे? अरे एसपी महोदय, हरदोई से मैं पूछना चाहता हूं, इस तरीके का जो आप काम करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करते हैं, पुलिस प्रशासन इस तरीके की घृणित कार्य करते हैं, तो बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं का कहां सम्मान कर रहे हो? क्या यही सम्मान है? हम तो ये कह सकते हैं, अब मैंने पूरा संतुष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। वहीं पर कुछ लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के अपमान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, तो ये भी बिल्कुल सही लग रही है। अगर सही नहीं लगता तो भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है, जो बीजेपी का स्तर है, तत्काल प्रभाव से ऐसे कर्मचारियों को बर्खास्त कर देना चाहिए। जो जिस तरीके से महिला का अपमान हो रहा है, ये बड़ा ही घृणित और बड़ा ही दूसरा। अब देखना यह है कि आखिर में इस तरीके का अपमान होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, परंतु चर्चा का विषय बना है। कमेंट लोग कर रहे हैं, तरह तरह की बातें लिख रही हैं। महिला के अपमान में भारतीय जनता पार्टी मैदान, क्या सही क्या गलत, ये तो वक्त बताएगा। परंतु अगर इसी तरीके से रहा तो आने वाला 2024 में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि अब जनता जान गई है, अब मीडिया सक्रिय हो गई है, अब हर खबर सबसे पहले सोशल मीडिया पर आ जाती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, योगी आदित्यनाथ की सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो आपका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसे साकार करें और इस तरीके के घृणित कार्य करने वाले लोगों पर कार्रवाई करें। यही मैं आपसे अपील करता हूं, अन्यथा मुझे भी कहने को मजबूर होना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के अपमान में भारतीय जनता पार्टी मैदान। दिल्ली से मैं जितनी कोशिश करूं, यहां की कांग्रेस सरकार उसको फेल करने में जुटी रहती है। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपया मिला है। यहां सड़क हो, रेल हो, बिजली हो, दूसरे ऐसे अनेक विकास के काम हो, हमने छत्तीसगढ़ के लिए, आपके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी। और ये बात मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं, यहां के उप मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक सभा में कही थी। और उप मुख्यमंत्री जी ने सच बोला तो ये पार्टी के नीचे से ऊपर तूफान खड़ा हो गया, उनको फांसी पर लटकाने के खेल खेलने लग गए। सार्वजनिक जीवन में
हकीकतों को छिपाया नहीं जा सकता। अगर कांग्रेस के ही नेता, कांग्रेस सरकार के उप मुख्यमंत्री भरी जनसभा में कहते हैं कि दिल्ली कभी अन्याय नहीं करता है, तो फिर हर एक को खुशी होनी चाहिए। लेकिन पूरी कांग्रेस में तूफान मच गया। और भाइयों बहनों, भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, हम कभी ये नहीं कहते हम उपकार करते हैं, छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमने मंजूर किए, पैसे भेजे। कांग्रेस सरकार की वजह से या तो वो रुके हुए हैं या फिर बहुत देरी से चल रहे हैं। हर प्रोजेक्ट में रोक टोक करने वाली कांग्रेस सरकार अगर यहां दोबारा आई तो छत्तीसगढ़ का भला होगा। जरा जोर से बताइए, छत्तीसगढ़ का भला होगा।